हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और नहीं अच्छी चलेगी तो फिर आप समझ सकते हैं आपका क्या होने वाला है परीक्षा में। ठीक, मैं काफ़ी देर से प्रयास कर रहा था आपके लिए कुछ बेहतर बना सकूं जो आपकी परीक्षा में मदद करे और आगामी बोर्ड की परीक्षा में भी वो आपको मदद करे। लेकिन अभी ऑन डिमांड सबसे ज़्यादा जो डिमांड जिस पोर्शन की आ रही है वो सामाजिक विज्ञान विषय, क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय में अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का, अर्थशास्त्र का जो पोर्शन है उससे संबंधित बच्चों का बहुत सारा क्वेरी और क्वेश्चन आ रहा है, जिसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। आप ध्यान से इसे सुनेंगे, समझेंगे। मैं आपका पूरा रिवीजन जितना चैप्टर का हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा इतना मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, जल्दी जल्दी इसे करूंगा। और अगर जो कुछ चीज़ें छूटेंगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं स्पेशली उसको टाइप करके आपको बता दूंगा। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, जैसा मैंने अर्थशास्त्र का चैप्टर यहाँ पे लिख दिया है, जो पहला चैप्टर है आपका विकास, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और तीसरा पार्ट है मुद्रा और साख। ठीक, तो जैसा पहले पार्ट से पता चलता है विकास, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया का नाम है विकास। एक सार्वभौमिक प्रक्रिया का नाम है विकास, जिसके अंतर्गत सब कुछ हो रहा है। शिक्षा भी हो रही है, ठीक, रोजगार भी हो रहा है, ठीक, पालन पोषण भी हो रहा है, ठीक, उसके बाद जो है कृषि की भी उन्नति हो रही है। हर चीज मतलब व्यक्तिगत अगर जो बात किया जाए तो जैसे किसी बच्चे का पालन पोषण करके हम उसे उसकी वृद्धि करते हैं, उसको स्वस्थ वृद्धि देते हैं, उसको उत्तम स्वास्थ्य देते हैं, टीकाकरण करके उसको बीमारियों से बचाते हैं, भोजन देके उसको जो है उत्तम स्वास्थ्य देते हैं, फिर अच्छी शिक्षा देके उसको अच्छा मतलब एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, ये संपूर्ण प्रक्रिया मिलके विकास का कार्य करती हैं। ठीक, उसी तरीके से एक देश के कॉन्सेप्ट में भी ये सारी चीजें काम करेंगी। कैसे काम करेंगी वो हम देखेंगे। सबसे पहले इस पाठ से संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं महत्वपूर्ण, उनको देखेंगे। देखिए, विकास क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय। जब किसी देश का विकास को हम मापते हैं, जब किसी देश के विकास को हम मापते हैं, परिभाषित करते हैं, तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता और लोगों का स्वास्थ्य, इन सारी चीजों को मिला के, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वहां की साक्षरता कितनी है, वहां के लोगों का स्वास्थ्य कितना है, यानी स्वास्थ्य से ही ये पता चलता है कि वहां के लोग कितने वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। ये चीजें हैं। तो इन तीन पैमानों को आधार बना के हम वहां के लोग उस देश के विकास को मापते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है, स्वास्थ्य के आधार पे, शिक्षा के आधार पे और प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। तो आप लिखेंगे उपयुक्त सभी। उसके बाद आ जाता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही एक यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1990 में, जिसके अंतर्गत पहली बार मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था। अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख कारक हैं जिसके आधार पर किसी देश का मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया जाता है, तो वहां के लोगों का उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, निम्न और जो है उच्च मतलब एक औसत जन्म दर और जो जीवन प्रत्यास्था है, यानी लोगों की अधिकतम उम्र वो अधिकतम होती है, उत्तम स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है, आय के साधन होते हैं, रोजगार होता है। ये सारे पैमाने हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बताते हैं, मानव विकास सूचकांक को दर्शाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है, देश में जो जिन भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तथा जिन भी सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, कुल का मूल्य, वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन। सेवाओं का मतलब समझ लो ऐसा, जैसे बैंक में काम करने वाले लोग, रेलवे में काम करने वाले लोग, ठीक, टीचर आपको पढ़ा रहा है, ये सब कुछ सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है, ये नौकरी कर रहे हैं। तो उत्पादन और जो है सेवा, ये दोनों क्षेत्र मिला के इन दोनों क्षेत्र का मूल्य क्या हो रहा है, कितना मूल्य हो रहा है, तथा
जो भी हम विदेश से धन अर्जित करते हैं, इन धन को मिला के जो एक संपूर्ण प्रक्रिया बनती है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब हो गया किसी देश के उत्पादन की कुल आय, किसी देश के लोगों के सेवा की कुल आय, और बाहरी स्रोत के माध्यम से प्राप्त कुल आय को जब संगठित रूप से जोड़ देते हैं तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका प्रश्न बनता है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, यानी बहुत कम शिशु मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर का मतलब जहां शिशु की मृत्यु दर सबसे कम पाई जाती है, किस राज्य में? केरल में। उसके बाद आ जाते हैं मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 के अंतर्गत जारी किया गया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। ठीक, उसके बाद टाउथ, एक शब्द है टाउथ, एक शब्द है टाउथ। टाउथ, इसका मतलब क्या है? देखिए, टाउथ का मतलब होता है अधिक आय। ठीक ना, साधारणतः लोगों की इच्छा है। टाउथ का मतलब क्या है? ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है अधिक आय, यानी अधिक आय वालों लोगों को टाउथ पर्सन बोला जाता है। ठीक, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, औसत आय और प्रति व्यक्ति आय, ये दोनों एक ही होता है। उसके बाद 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% क्या कहलाता है? देखिए, 6 से 10 वर्ष के आयु के जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इन सारे बच्चों का अगर जो कुल प्रतिशत निकाला जाएगा तो उस प्रतिशत को क्या बोलेंगे? निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात यानी कितने बच्चे जो शिक्षित गए, निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रति व्यक्ति आय जो है हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो राष्ट्रीय आय होती है ना, उसी से उस देश की जनसंख्या, जैसे मान लीजिए किसी देश की राष्ट्रीय आय, जैसे मानिए किसी देश की राष्ट्रीय आय 100 है और वहां की कुल जनसंख्या 50 है, तो जब भाग दे देंगे तो 50 दूनी 100, तो जो प्रति व्यक्ति आय है भाग देकर प्राप्त आय जो होती है, ये प्रति व्यक्ति आय है, यही प्रति व्यक्ति आय है। ठीक ना, ऐसे ही जो राष्ट्रीय आय है उसमें उस देश की कुल जनसंख्या को भाग दे देने पे जो प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक, उसके बाद भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? कि कौन कौन से राज्य हैं? ये आपका पिछली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय में हरियाणा के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। उसके बाद है मानव विकास सूचकांक। जब हम दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक में सबसे बेहतर स्थान जो है श्रीलंका का आता है, लेकिन वर्तमान में वो भी नीचे गिर गया है। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुविकल्पी में आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने बताना उचित समझा। ठीक, सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य में है? केरल में है। ठीक ना, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जानते हैं। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। अगर जो किसी आदमी की इनकम अच्छी है, ज्यादा है, तो स्वाभाविक है उस देश का विकास बेहतर होगा। ठीक, शिशु मृत्यु अनुपात, जैसे किसी शिशु मृत्यु अनुपात कैसे निकालते हैं? तो शिशु मृत्यु अनुपात जो है प्रति 1000 बच्चों पे निकालते हैं। 1000 बच्चों में कितने बच्चों की मृत्यु हुई, तो जितने बच्चों की मृत्यु बराबर उतना अनुपात 1000 कहते हैं। यानी 1000 लोगों पे मरने वाले बच्चों की संख्या से ही शिशु मृत्यु अनुपात निकालते हैं। ठीक ना, किसी देश के विकास को निर्धारित कैसे किया जा सकता है? किसी देश के विकास को देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और व्यक्ति की साक्षरता, इन सभी के आधार पर जो है किसी देश के विकास को निर्धारित किया जा सकता है। जो मानव विकास सूचकांक होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI से बोलते हैं। ठीक है ना, जो HDI है,
देखिए जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये किस चीज पे मुख्य रूप से आधारित होता है? हम कह दिए ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक किस पे आधारित है? तो देखिए उम्र, किसी देश के लोग कितने वर्ष ज्यादा जीते हैं, ठीक। साक्षरता, ठीक, साक्षरता। उसके बाद जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल और एज, उनकी उम्र कितनी है। अगर जो वो सब कुछ ठीक है तभी तो ज्यादा जी सकते हैं, लाइफ स्टाइल अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, तो ये क्या है? ये मानव विकास सूचकांक को दर्शाते हैं, जीवन स्तर, ठीक। ये क्या है? ये HDI को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है, देखिए शिशु मृत्यु दर को रोकने का सरकार क्या प्रयास कर रही है? आपको पता है, पोषाहार कार्यक्रम सरकार चलाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण कार्यक्रम चलवाती है, जागरूकता फैलाती है। उसके बाद जननी सुरक्षा योजना जैसी स्कीमें लेके आती है जिसके तहत बच्चों का उचित पालन पोषण हो सके, ठीक, उनको उनके स्वास्थ्य की देखभाल हो सके, टीकाकरण, पोषाहार, और जो है जब बच्चे के पैदा होने का समय आता है तो उस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे उचित डिलीवरी की व्यवस्था की जाती है। ये सारी चीजें हैं जो शिशु मृत्यु दर को कम कर रहा है। भारत का भी शिशु मृत्यु दर जो है काफी कम हो गया है। अच्छा, उसके बाद आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु 3 उपाय। राष्ट्रीय आय को अगर जो बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले शिक्षा को बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, जब शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, और उसके बाद क्या होगा? रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 कारक हैं जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने वाले कारक हैं। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए एक प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बन के आता है, जो मानव विकास सूचकांक है वो किन पहलुओं पर आधारित है? मैंने बताया आपको, ठीक। भारत में जो ऊर्जा है, ऊर्जा जैसे गैस सिलेंडर होगा, तेल हो गया, भारत में कितने प्रकार के ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग किया जाता है? भारत में देखिए आपको पता है गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक, LPG का, CNG का, पेट्रोलियम का, उसके बाद कोयला का, जल विद्युत का, ये सारे जो है ईंधन के रूप में इन सब का प्रयोग किया जाता है। अब आता है एक शब्द, राष्ट्रीय आय। मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी देश का कुल उत्पादन, किसी देश की कुल सेवा उत्पादन और किसी देश के द्वारा अन्य देश से प्राप्त कुल धन, इन सभी का सम्मिलित रूप से जो प्राप्त मूल है उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? देखिए, किसी देश की राष्ट्रीय आय को वहां की जनसंख्या से भाग दे दो तो जो प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक। पहला पाठ जो भी महत्वपूर्ण अंश थे मैंने आपको बता दिए। अब दूसरे चैप्टर में चलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं हम यहां देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, इसे क्षेत्रक कहा जाता है। उसके बाद क्षेत्रक में निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र जैसे प्राइवेट कंपनी हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी कंपनी हो गया। तो ये दोनों क्षेत्र का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में प्राप्त होता है, ठीक। उसके बाद क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया जो सरकारी होते हैं, ठीक, जो जिनका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना तो होता ही है लेकिन जन कल्याण करना भी होता है। उसके बाद भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? भारत में कितने प्रतिशत लोग छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? तो भारत के 80% लोग
छोटे और सीमांत किसानों के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद मनरेगा जो 2005 में योजना लाई गई थी, इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक, उसके बाद प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है। किसे प्रच्छन्न रोजगार? प्रच्छन्न रोजगार का मतलब होता है अल्प रोजगार, जैसे कुछ दिन मिला कुछ दिन नहीं मिला। प्रच्छन्न रोजगार का मतलब होता है अल्प रोजगार। ठीक, जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, देखो जो जीडीपी है उसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश के द्वारा, किसी देश में विभिन्न संसाधनों, उत्पादन स्थल और सेवा स्थल के माध्यम से जो भी उत्पादन होता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक, कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो कृषि है ये आता है और भारत में कृषि कार्य में सबसे ज्यादा लोग संलग्न हैं। ठीक, तो कृषि जो है सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है और ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद आ जाते हैं अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए हैं? तो जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है, भाई कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई सरकारी कंपनी है, तो किस आधार पे हम जानेंगे कि ये प्राइवेट और सरकारी है? इसके जानने का एक ही तरीका है कि भाई मालिक कौन है। अगर जो मालिक सरकार है तो वो सरकारी कंपनी है, और अगर जो मालिक कोई व्यक्तिगत आदमी है तो वो निजी कंपनी है। तो स्वामित्व के आधार पर हमें निर्धारित करते हैं कि कोई संस्था किस तरीके से काम करती है। विनिर्माण क्षेत्र का संबंध क्या होता है? विनिर्माण किसी क्षेत्र चीज का कोई वस्तु बन जाने, वैसे लौह अयस्क से हम जो है स्टील की चादरें और लोहा बना लेते हैं, लेकिन उन लोहे के माध्यम से जब वस्तुओं का निर्माण होता है तो उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक, तृतीय क्षेत्र में किसी भी चीज का उत्पादन नहीं होता। तृतीय क्षेत्र में किसी भी चीज का उत्पादन नहीं होता। अभी हम आपको बताते हैं चीजों। देखिए, धन कमाने वाली गतिविधि को क्या कहते हैं? जो भी धन कमाने वाली गतिविधि है उसको आर्थिक कहते हैं। भंडारण को कृषि क्षेत्र के अंतर, जैसे किसी चीज का उत्पादन अगर जो बहुत ज्यादा हो गया तो हम उसे क्या करते हैं? हम उसे स्टोर कर देते हैं, उसका भंडारण कर देते हैं। तो जब हम भंडारण करते हैं तो ये भंडारण जो होता है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि न यहाँ किसी चीज का निर्माण हो रहा है न किसी चीज की सेवा हो रही है। यार यहाँ किसी चीज का निर्माण के बाद निर्माण तो हो ही नहीं रहा है, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है, सभी को पता है। उसके बाद सेवा क्षेत्र जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो सेवा क्षेत्र होता है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो तृतीय क्षेत्र है ना वहां से किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है। ठीक, उसके बाद किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को विभाजित करते हैं? तो आपको पता है स्वामित्व के आधार पे। अगर जो सरकार का है तो सरकारी, और अगर जो व्यक्तिगत है तो फिर निजी। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य क्या है? नियमित कार्य मिल जाए किसी को, बेहतर रोजगार मिल जाए, और जो भी उत्पादन हो रहा है कृषि का उसकी उचित कीमत मिल जाए। तो ये जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर रोजगार प्रदान करने के ये 3 प्रमुख अंग हैं। उसके बाद देखिए, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो जो प्रारंभिक क्षेत्र होता है ना इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। आप लोगों को इसके बारे में पता है, अधिकांश जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं वो यहाँ के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। सभी के घर कृषि कार्य किया जाता है और सभी कृषि कार्य से परिचित हैं, और सभी ने भी देखा होगा कि गांव में रहने वाले सभी लोगों का कुछ ना कुछ खेत है और वो सभी कृषि कार्य में लगे हुए हैं। भले वो देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दे पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बहुतायत जनसंख्या कृषि कार्य से लगी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं और असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? अब प्रश्न पे आ जाते हैं। संगठित क्षेत्र वो होता है जो संगठित क्षेत्र वो होता है जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होता है, उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं।
जिसमें काम करने की नियम और शर्तें निर्धारित होती हैं, मेहनताना और मजदूरी निर्धारित होता है, हर प्रकार की नियमावली, सरकारी नियमावली का उसमें पालन किया जाता है। ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले लोग या मजदूरों को संगठित क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिसमें सरकारी नियंत्रण नहीं है और न वो सरकार के माध्यम से किसी प्रकार से पंजीकृत है, न सरकारी नियम कानूनों का वहां पालन किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति या मजदूर के साथ कोई घटना दुर्घटना होने पे उनका उचित मुआवजा मिलने की पूरी गारंटी नहीं रहती है। हालांकि सरकारी नियम कानून और मुआवजा वहां भी मिलेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं मिलता जैसा संगठित क्षेत्र में मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर मिल मजदूर या फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो भी लोग होते हैं वो सभी एक संगठन के अंतर्गत जुड़ते हैं, वो अपना एक संघ बनाते हैं। जैसे रेलवे का यूनियन भारत का सबसे बड़ा यूनियन है, ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में बहुत सारे संगठन हैं, शिक्षक संघ है। तो ये संगठन क्या होते हैं? ये अपने हक और अधिकार के लिए एक संगठन बनाते हैं और एक बैनर के तले अपनी आवाज़ को सरकार के सामने रखते हैं। तो सरकार उनके लिए उचित प्रावधान करती है। तो ये संगठित क्षेत्र, और जहां ये सारी चीजें नहीं है वो संगठित क्षेत्र। ठीक, देखिए एक प्रश्न आता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? देखिए आप समझने का प्रयास करिएगा, मैं इसे अभी डिफाइन करता हूं। उस स्थिति में विद्यमान एक श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है या कभी कभी ऋणात्मक होती है। दूसरे शब्दों में, प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में एक काम करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक उस काम को करने में लगे हैं। यदि कुछ श्रमिक हटा दिए जाएं तो कुल उत्पादन में कमी होने लगती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या है, गंभीर है। भारत में यह बेरोजगारी 25 से 30% है। अब समझते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या हो गया। देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी कार्य को करने के लिए कहा गया, वो काम साधारण सा है। एक टाली ईंट को अगर जो उठा के कहीं रखना है तो वहां उस कार्य को करने के लिए 2 से 3 मजदूर या 5 मजदूर लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर जो उसी काम में 50 मजदूर लगा दिए जाएं तो फिर क्या होगा? रोजगार तो वो भी कर रहे हैं, काम तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनको उस काम के बदले जो उनको मेहनताना है वो कितना मिलेगा? मान लो एक टाली ईंट को उठा के कहीं रखने की कीमत जो है वो एक मजदूर को 500 रुपया मजदूरी मिलती है, दूसरे को 500 रुपया मजदूरी मिलती है। 2 मजदूर लगे। अच्छा, अगर जो 5 लग गए तो 5-5 रुपया सबको दे दिए गए, 100 रुपया भी मिल गया तो भी बहुत कम नहीं है। लेकिन अगर जो 50 मजदूर लगा दिए गए उसी काम में, सबको कितना मिलेगा? तो सबको इतना कम मिलेगा कि न वो रोजगार में रहेगा न वो बेरोजगार में रहेगा। तो ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जहां किसी छोटे काम को करने के लिए बहुत ज्यादा श्रमिक उपलब्ध हैं, वहां प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाती है। ठीक, अब आ जाते हैं मौसमी बेरोजगारी। जैसे मौसमी बेरोजगारी का मतलब समझो, जैसे कोई रोजगार है जो किसी सीजन में आता है, जो किसी सीजन में ही आता है, उसके बाद वो सीजन खत्म होने के बाद वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे कृषि कार्य, खेती के कार्य में लगे हुए लोग जब मई जून में खेती के कार्य से निवृत्त हो जाते हैं तो 2 महीने वो पूरा बेरोजगार रहते हैं। उस समय वो मेहनत मजदूरी के दूसरे माध्यम खोजते हैं, लेकिन वो मौसमी बेरोजगारी का एक हिस्सा है। ठीक, उसके बाद क्या है? अभी जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं गर्मी के मौसम में बड़े बड़े तरबूज और खरबूज खूब बिकते हैं। सोचिए जो किसान तरबूज और खरबूज का ही उत्पादन करते हैं वो 2-3 महीने ही वो अपना रोजगार वो अपना बेचने का काम करेंगे। उसके बाद जैसे ही वो सीजन खत्म होगा वो बेरोजगार हो जाएंगे।
अगर जो वो उसी से अपनी अपनी व्यवस्था चला रहे हैं तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। इस तरीके की स्थिति को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, औद्योगिक बेरोजगारी भी है। कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अकस्मात कोई घटना हो गई, आपका रोजगार छिन गया, औद्योगिक बेरोजगारी हो गई। फिर संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में हमने बता ही दिया। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप यहां ध्यान देंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की हम बात करेंगे। ये हो गया गेहूं का खेत, ये गेहूं का खेत हो गया। ये खेती कर कौन रहा है? किसान। ये खेती कर कौन रहा है? किसान। किसान, जब हम किसी चीज का प्राथमिक स्तर पे उत्पादन करते हैं, यानी एकदम जहां से किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? यहां से इस पौधे से गेहूं का उत्पादन हो रहा है। इस पौधे से उत्पादन हुआ गेहूं का। गेहूं क्या है? कृषि उत्पाद है। करने वाला कौन है? किसान है। तो कृषि कार्य क्या हुई? ये कृषि क्या हुई? जो कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्रक है। प्राथमिक क्षेत्रक है। कृषि क्या हुई? प्राथमिक क्षेत्रक है। अब प्राथमिक क्षेत्रक का जो आदमी है, ये अपने इस गेहूं को ले जाके आटा बनाने वाली फैक्ट्री में दे देता है। यहां आटा बना, आटा, तो इस गेहूं से, ये गेहूं यहां गया और यहां से बन गया आटा। तो ये क्या हुआ? उस ही प्राथमिक उत्पाद पे ही आधारित जो अन्य उत्पाद होगा उसे ही हम द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। इसे कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। ठीक, उत्पादन दोनों में हुआ। प्राथमिक में सीधे मूल स्थान से उत्पादन हुआ तो वो प्राथमिक क्षेत्र हो गया। जब उस उत्पाद को प्राप्त करके उससे हम किसी अन्य उत्पाद को बनाते हैं, जैसे गेहूं को हमने प्राप्त किया प्राथमिक क्षेत्र से और उस गेहूं को द्वितीयक क्षेत्र में लाके उससे आटा बना देते हैं, तो ये द्वितीयक क्षेत्र हो गया। उत्पादन यहां भी हुआ, गेहूं का उत्पादन प्राथमिक में, आटा का उत्पादन द्वितीयक में। तो इन दोनों क्षेत्रों से क्या हुआ? उत्पादन हुआ। ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाए, ये द्वितीयक क्षेत्र कहलाए। अब आते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, जो तृतीयक क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं होता। जो भी सेवा क्षेत्र हैं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, सेवा क्षेत्र जो हैं वो आते हैं। और ये सेवा क्षेत्र क्या है? जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक, उसके बाद हॉस्पिटल्स हो गए, उसके बाद स्कूल हो गए। ये सेवा क्षेत्र हैं, यहां पे लोग काम करते हैं। कोई उत्पादन दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कोई प्रोडक्शन नहीं ना कर रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, यानी सर्विस कर रहे हैं। बैंक में काम करने वाला सर्विस कर रहा है, कोई उत्पादन नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों को सुविधा दे रहा है। तो जो सुविधा देने वाला क्षेत्र है उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। और इस सेवा क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं। ठीक, कहीं कहीं चतुर्थ क्षेत्र भी होता है। चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत खोज और अनुसंधान के कार्य को कहते हैं, जिसमें अत्यधिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, उसे चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं अब देखिए, इस पाठ में कुछ खास है नहीं, दूसरा पाठ निपट गया। अब आते हैं तीसरे पाठ पे, मुद्रा और साख, जो आपके सिलेबस का अंतिम पाठ है, मुद्रा और साख। देखिए, मुद्रा और साख, सबसे पहले तो आप इस पाठ के अर्थ से ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ले लीजिए। मुद्रा का मतलब क्या होता है? पैसा। मुद्रा का मतलब होता है पैसा, करेंसी। और साख का मतलब होता है संपत्ति।
आपके पास मैंने आपको 5 लाख रुपया दे दिया, नोट की गड्डी आप रख लिए, और मैंने आपको 5 लाख कीमत का एक घर दे दिया, ठीक, आप सबसे पहले किस चीज को प्राथमिकता देंगे? स्वाभाविक है आप साख को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि साख के बढ़ने की संभावना है, लेकिन इस 5 लाख के बढ़ने की संभावना तभी है जब हम इसका उपयोग किसी दूसरे जगह करेंगे, ठीक। तो इस पाठ का ही है मुद्रा और साख। साख का मतलब हो गया संपत्ति और मुद्रा का मतलब हो गया पैसा, यानी करेंसी से। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जब दो लोग एक दूसरे से वस्तुएं खरीदते या बेचते हैं तो वो क्या कार्य करते हैं? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है, तभी तो एक दूसरे को दे रहे हैं, ले रहे हैं। हम, आपको पैसे की जरूरत है, हमें सामान की जरूरत है, तो भाई ठीक है 50 रुपया ले लो, 2 किलो आलू दे दो। तो ये क्या है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग है। हमको भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, इसलिए वस्तुओं का विनिमय हो रहा है पैसे के माध्यम से। उसके बाद आ जाते हैं अन्य क्वेश्चन पे। देखिए, जो अन्य प्रश्न है, जो व्यावसायिक बैंक हैं, व्यावसायिक बैंक जो हैं, ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण देते हैं? व्यावसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को ये 25% तक लोन दे देते हैं। मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। कौन कहता है कि पैसे से हर चीज खरीदी बेची जाएगी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का कितना प्रतिशत पूरा कर पाते हैं? जो भी ग्रामीण परिवार हैं उनको लोन लेना है, तो जो बैंकों के अलावा जो सूद देने वाले लोग हैं, ऋणदाता लोग हैं, ये लोग उनकी कितनी जरूरत को पूरा कर पाते? लगभग 50% ग्रामीण आबादी की जो आर्थिक मांग होती है उसको पूरी करने के लिए ये जो सूद पे पैसा बांटने वाले होते, जो व्यक्तिगत ऋणदाता होते हैं, इन लोगों से ये जरूरतें पूरी होती हैं। यानी अभी भी बैंकिंग क्षेत्र में बहुत सारा विकास कार्य करना है, बहुत कार्य बाकी है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% जरूरतें किस स्रोत से पूरी होती हैं? अनौपचारिक। स्वाभाविक है, अभी बैंकिंग क्षेत्र आम जनता से बहुत ही दूर है, ठीक। ऋण की शर्तें कौन सी होती हैं? जब कोई लोन लेने जाता है तो ऋण की शर्तें बहुत जबरदस्त होती हैं, ठीक। क्या क्या होती हैं? ब्याज होगा, उसके बाद सारा कागजात और पेपर वर्क देना पड़ेगा, उसके बाद एक फिक्स अमाउंट निर्धारित हो जाता है, हर महीने भाई इतना देना ही देना है। उसके बाद भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रख सकते हैं? भारत में जो बैंक में आप जमा किए हैं उसका कितना प्रतिशत भाग आप नगद के रूप में अपने पास रख सकते हैं? 15%, ठीक। 15% आप अपने पास रख सकते हैं। बैंक ऋण नहीं देते। क्यों ऋण नहीं देंगे? बिना समर्थन, बिना गारंटी के बैंक ऋण नहीं देते। उसके बाद अनौपचारिक क्षेत्र के साख में किससे ऋण लेना शामिल है? जो कोऑपरेटिव होता है, कोऑपरेटिव सहकारिता, ठीक, जो सरकार के द्वारा कोऑपरेटिव बनाए गए हैं, इनसे भी इनसे भी लोन लिया जा सकता है। और भी कोई माध्यम होते हैं व्यक्तिगत, या कोई जो भी कमेटियां लोग बना के चलाते हैं, इनसे भी लोन लेके लोग अपना काम करते हैं। भारत में रुपए को कानूनी रूप से मान्यता मिली हुई है, इसलिए हम उसके द्वारा वस्तुओं का विनिमय कर पाते हैं। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970 में हुई थी मोहम्मद यूनिस के माध्यम से। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना 1970 में मोहम्मद यूनिस के माध्यम से हुई थी। इस व्यक्ति ने अपने देश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इसलिए इनका नाम यहाँ पे है, ठीक। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्वयं सहायता समूह क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है कि कुछ क्षेत्र की महिलाएं या लोग मिलके
मिलके किसी वस्तु का उत्पादन करना शुरू करते हैं और उसके लिए वो एक सामूहिक खाता बैंक में खोलते हैं और बैंक उनके कार्य को देखते हुए उनको ऋण देता है और उस ऋण के माध्यम से वो अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं और जो उनका कार्य होता है उस समूचे कार्य को संयुक्त रूप से स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। ठीक, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है देश के विकास में बहुत ही बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। ठीक, अब आ जाते हैं रिजर्व बैंक भारत में करेंसियों का संचालन करता है। अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेने का प्रतिशत 90% है। उसके बाद आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये गैर सरकारी संगठन है, सरकारी नहीं है। अब देखो मुद्रा के क्या काम है, मुद्रा का क्या काम है? मुद्रा का काम है विनिमय, किसी वस्तु को खरीदना बेचना और किसी वस्तु का मूल्य मापना। मुद्रा का क्या काम है? वस्तु विनिमय और मूल्य मापन, ये क्या है? ये दोनों मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य है। ठीक, और देखते हैं कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो उसको भी देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है लेकिन मैं इसमें पूरा वीडियो कवर करने का कोशिश करूंगा। साख के बारे में आपको बता दिया मैं, संपत्ति से मतलब होता है साख का, आप इसको समझ सकते हैं। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की भूमिका बांग्लादेश के विकास में बहुत बड़ी है और उस बैंक में जो भी उस बैंक के विकास, उस बैंक के माध्यम से आम जन को ऋण देके और उनको विभिन्न विकास के कार्यों में लगाना, रोजगार के कार्यों में लगाने के पीछे मोहम्मद यूनुस का बड़ा योगदान था। ठीक, देखो एक होता है वाणिज्यिक बैंक, मतलब प्राइवेट बैंक जो होते हैं। प्राइवेट बैंक क्या करते हैं? आपके पैसों को जमा करेंगे, आपको लोन देंगे, ठीक ना। आपके पैसे, आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी यानी आपको कोई साख होगा तो उस पर आपको लोन देंगे। ठीक, आपके पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे, ये सारा कार्य होता है। और कुछ खास नहीं लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों के लिए टफ तो हो ही सकता है। हमें उम्मीद है कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछेंगे। बाकी इस चैप्टर को हम यहीं क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत हद तक सब कुछ समझने में आसानी हुई होगी। बाकी वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।